रामपुर गांव में सुजाता नाम की एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुजाता की दोनों बेटियां एक दूसरे के विपरीत थी। सुजाता की बड़ी बेटी मधु जो कामचोर, घमंडी और अपनी छोटी बहन से जलती थी। वहीं छोटी बेटी सुधा जो पूरा घर संभाल लेती थी, घर की साफ सफाई करना और अपनी माँ के साथ खाना बनाने में मदद करना। मधु सुधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि सुधा मधु की सगी बहन नहीं थी। दरअसल सुधा एक अनाथ लड़की थी। उसे कोई कचरे के ढेर में फेंक दिया था और सुजाता ने उसे उठा लिया था। तब से सुजाता ने ही सुधा को अपनी बेटी की तरह पाला था। एक दिन सुबह सुधा घर में झाड़ू मार रही थी, तभी मधु वहां आई और कहने लगी, अरे सुधा, कितनी देर से झाड़ू लगा रही हो? माँ को लकड़ी काटने में मदद क्यों नहीं करती, या फिर जानबूझकर काम टाल रही हो? सुधा ने कहा, मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ दीदी, और झाड़ू का काम खत्म करके अभी माँ के पास चली जाऊंगी। मधु बोली, हाँ, बस बहाने बनाना आता है तुम्हें। माँ भी ना तुम्हें बहुत सह लेती है। अगर मेरी माने तो तुम्हें एक वक्त का खाना भी ना मिले। यह सुनकर सुधा की आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप झाड़ू लगाने लगती है। सुजाता घर के बाहर लकड़ी काट रही थी। तभी मधु बाहर आती है और सुजाता से शिकायत करने लगती है, माँ, आप तो देख ही रही हैं, सुधा को काम की परवाह ही नहीं है। अगर मैं ना देखूं तो ये दिन भर आलस करेगी। सुजाता बोली, मधु, तो हर समय क्यों उसकी बुराई करती रहती है? वह भी मेरी बेटी जैसी है, और देख वो कितनी मेहनत करती है। मधु बोली, मेहनत? अरे माँ, आप देखती नहीं हो क्या? वह आपकी बेटी नहीं है। आप उसे बेटी मान सकती हैं, लेकिन मैं उसे कभी बहन नहीं मानूंगी। सुजाता ने डांटते हुए कहा, मधु, मुंह संभाल कर बोल। मैंने सुधा को बचपन से पाला है, और माँ के लिए दोनों बराबर होती हैं। भगवान गवाह है, मैंने दोनों को बराबर प्यार दिया है। मधु बोली, प्यार दिया है, लेकिन माँ का हक सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, समझी? सुधा दूर से यह सब सुन लेती है, पर बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई में चली जाती है। इसके बाद सुधा चुपचाप अपने कमरे में गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खुद से कहती है, क्यों हर बार मुझे ही ताने मिलते हैं? मैंने तो कभी माँ से कोई फरियाद भी नहीं की, लेकिन दीदी को पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत होती है। आखिर वो क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? मैं तो उन्हें कुछ बोलती भी नहीं हूँ। अगली सुबह सुजाता रसोई में सब्जी काट रही थी। सुधा बर्तन धो रही थी। मधु बाहर से आती है और अपनी माँ के पास जाती है और फिर से सुजाता के कान भरती है, माँ, यह सुधा बिल्कुल ठीक लड़की नहीं है। सुजाता ने कहा, फिर वही शुरू कर दिया तूने? मधु, कब समझेगी तू? सुधा तेरी बहन है। मधु बोली, बहन? अरे माँ, अगर यह बहन है तो घर के पैसे कहाँ गायब हो गए? कल आपने ही तो अलमारी में 500 रुपये रखे थे, आज सिर्फ 200 रुपये हैं। बाकी 300 कहाँ गए? सुजाता चौंक जाती है और वह हड़बड़ाकर अलमारी के पास जाती है। जब वह उसमें देखती है तो वहाँ सिर्फ 200 रुपये ही होते हैं। यह देख उसे भी सुधा पर शक होने लगता है। वह तुरंत सुधा के पास जाती है और पैसों के बारे में पूछती है, सुधा, क्या तूने अलमारी से पैसे लिए? सुधा थोड़ी हैरान हो जाती है, फिर बोलती है, नहीं माँ, मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही थी। तभी मधु बोलती है, झूठ मत बोलो। माँ, आपने ही देखा था ना, कल सुधा अलमारी के पास गई थी। अब तो समझ में आ गया होगा। सुजाता कुछ पल चुप रहती है। वह उलझन में होती है कि पैसे किसने निकाले हैं। सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगती है, माँ, मुझ पर शक मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मधु चालाकी से मुस्कुरा रही थी और मन ही मन बोली, बस यही चाहिए था। माँ के दिल में सुधा पर शक का बीज बो दिया है। अब धीरे धीरे इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। रात का समय सुजाता बैठी सोच में डूबी हुई थी। तभी सुधा भी उसके पास आकर बैठी। सुजाता ने फिर पूछा, सुधा, सच बता, तूने पैसे तो नहीं लिए?
सुधा आंसुओं से भीगी आंखों से माँ की ओर देखती है। माँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन शायद मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं ना, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। सुजाता के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह कुछ बोल नहीं पाती और सिर झुका लेती है। अगली सुबह सुजाता चौखट पर बैठी चावल बीन रही थी। सुधा पास ही किताब लेकर बैठी चुपचाप पढ़ रही थी। सुजाता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू पढ़ाई कर, यही तेरा सहारा बनेगा। मुझे लगता है तेरा मन साफ है, इसलिए भगवान तेरा साथ देगा। सुधा भी मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ, मैं दिन रात पढ़ूंगी, शायद फिर कोई मुझे चोर या गंवार ना कहे। मधु यह सुनकर जल भुन जाती है। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर मधु एक लड़के राजू से मिलती है। राजू एक लापरवाह शराबी लड़का था। राजू मधु से बोला, अरे, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? शहर जाकर मजा करना है। मधु बोली, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, माँ के पास गहने हैं, सब बेच दूंगी, फिर हम दोनों ऐश करेंगे। राजू बोला, वाह, यही तो चाहिए था, तो सच में होशियार निकली। और दोनों ठहाका लगाकर हंसते हैं। रात के समय सुजाता खाना बनाने में व्यस्त थी। तभी मधु दबे पांव कमरे में जाती है, अलमारी खोलती है और सुजाता के कीमती गहने निकाल लेती है। वह गहने कपड़े में लपेटकर छिपा लेती है। अगली सुबह मधु और राजू सुनार की दुकान पर जाते हैं। मधु गहने सुनार को थमा देती है। सुनार ने गहने लेकर पैसे दिए, यह लो पैसे। इसके बाद मधु और राजू गहने बेचकर मोटी रकम लेकर खुशी खुशी निकल जाते हैं। शाम को मधु राजू के साथ खूब पार्टी करती है और खूब पैसे उड़ाती है। राजू बोला, मधु, तू तो कमाल की लड़की है, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी बेरंग है और तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अब तो हम ऐश ही ऐश करेंगे। अगली सुबह सुजाता अलमारी खोलती है और देखती है कि गहने गायब हैं। उसके होश उड़ जाते हैं। अरे, मेरे गहने कहाँ गए? किसने चुरा लिए? सुजाता की आवाज़ सुनकर सुधा दौड़ कर आती है। क्या हुआ माँ? सुजाता रोते हुए बोली, सुधा, सारे गहने गायब है बेटा। सुधा भी हैरान रह जाती है। उसी समय मधु हंसते हुए बाहर से आती है। उसके चेहरे पर महंगे सामान साफ दिख रहे थे। सुधा सब समझ जाती है पर कुछ कहती नहीं। सुजाता रोती हुई बोलती है, हे भगवान, यह गहने मेरे जीवन का सहारा थे, इन्हीं से तो तुम दोनों की शादी करनी थी। सुधा ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। तभी मधु बोली, क्या हुआ माँ, किस चीज़ के लिए इतनी परेशान हो? सुजाता बोली, मधु बेटा, हमारे गहने गायब हैं, सारे गहने कोई चुरा कर ले गया। मधु नाटक करते हुए बोली, क्या गहने चोरी हो गए? माँ, मुझे तो लगता है यह काम सुधा का ही है। यह सुन सुधा सन्न रह जाती है और सुजाता से बोलती है, माँ, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं लिया। मधु बोली, झूठ बोलने से क्या होगा, तेरी नज़र तो हमेशा पैसों और गहनों पर ही रहती है। सुधा चुप रहती है, वह कुछ नहीं बोल पाती। मधु चालाकी से गांव की औरतों को भी बता देती है कि ताकि सब सुधा के खिलाफ बोले और उसे घर से निकालने को कहें। गांव की औरतें सुधा को भला बुरा कहने लगते हैं। अरे देखो तो, एक तो सुजाता ने इस अनाथ को आसरा दिया और इसने उसी की पीठ पर छुरा भोंका। अरे भलाई का जमाना ही नहीं रहा, इस लड़की ने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। सुधा भीड़ के पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझ पर इस तरह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मधु मुस्कुराती है, बस यही तो चाहिए था। अब सबकी नज़र में सुधा चोर बन चुकी है। रात का समय सुजाता बैठी गहरे सोच में डूबी थी। सुधा उसके पास आकर बैठती है और कहती है, माँ, मुझे पता है आप भी मन में यही सोच रही हैं कि गहने मैंने लिए, लेकिन माँ, मैं सच कहती हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। सुजाता चुप रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वह दोनों बेटियों के बीच फंस चुकी थी कि आखिर चोरी किसने की। अगली सुबह सुधा चुपचाप किताब खोलकर पढ़ रही थी। उसका चेहरा अब पहले से सख्त था। वो खुद से कहती है,
यह झूठा इल्ज़ाम मुझे तोड़ नहीं सकता। मैं पढ़ाई करूंगी, आगे बढ़ूंगी, वरना यह लोग मुझे जीने नहीं देंगे। गांव के बाहर का सुनसान रास्ता, जहां एक पेड़ के नीचे मधु राजू के साथ बैठी थी। राजू मधु से बोला, मधु, अब तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? शुरुआत में तो तू खूब ऐश कर आई थी, अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं है क्या तेरे पास? मधु बोली, वो पैसे तो खत्म हो गए, माँ के गहने बेचकर जितना मिला सब खर्च हो गया। राजू बोला, मतलब अब तेरे पास कुछ भी नहीं? सुन मधु, मैं फालतू में किसी के साथ टाइम खराब नहीं करता। अगर पैसे नहीं हैं तो अब मेरे पास मत आना। मधु का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलकते हैं। मधु सोचती है, ये राजू पैसे के लिए ही मेरे पास आया था। अब मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह सुधा आंगन में कपड़े धो रही थी। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरा शांत था। सुजाता चुपचाप उसे देख रही थी। बेचारी सुधा दिन भर काम करती है और फिर भी सबकी बातें सहती है। सुधा खुद से कहती है, काम चाहे जितना हो, पर अब पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी असली ताकत है। उधर सड़क के किनारे मधु गुस्से में अकेली चल रही थी। राजू उससे दूर जा चुका था। मधु राजू के बारे में सोचती है, पैसे ही सब कुछ है। जब तक पैसे थे राजू मुझे सिर पर बैठाता था, अब मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। नहीं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। रात का समय मधु खाट पर लेटी पर सो नहीं पा रही थी। वह सोचती है, अगर पैसे चाहिए तो फिर से कोई नया तरीका निकालना होगा। माँ के पास अब कुछ नहीं बचा, पर गांव में और भी लोग हैं, कोई ना कोई बेवकूफ़ तो मिलेगा ही। अगली सुबह मधु गांव की औरतों से मीठी मीठी बातें करती है। वह जानने की कोशिश करती है कि उनके पास गहने हैं या नहीं। अरे काकी, तेरे गहने तो बड़े महंगे होंगे, संभाल के रखना, ऐसे गहने तो कभी भी चोरी हो जाते हैं। हाँ हाँ, चोरी? किसकी इतनी हिम्मत है मेरे घर से चोरी करे? मधु चालाकी से सबकी बातें सुनकर तय करती है कि अगली चोरी कहाँ करनी है। उधर शाम को सुधा काम खत्म करने के बाद धीरे धीरे मास्टर जी के पास पहुंचती है। उसके हाथ में पुरानी किताबें थीं। सुधा मास्टर जी से बोली, मास्टर जी, मुझे पढ़ना है, पर अपने आप सब समझ नहीं पाती, क्या आप मुझे थोड़ा सा पढ़ा देंगी? मास्टर जी बोले, अरे बेटा, तू तो पहले ही मेहनती है, तेरी लगन देखकर मुझे लगता है तू बहुत आगे जाएगी। हाँ, मैं तुझे ज़रूर पढ़ाऊँगा। धन्यवाद मास्टर जी, मैं आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी। रात को सुजाता चुपचाप सुधा को पढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों थे। दूसरी ओर मधु धीरे से घर से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। गांव की काकी का घर। आधी रात में मधु धीरे धीरे घर में घुसती है। वह बक्से से गहने निकालने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजे पर आहट होती है। कौन है वहां? यह आवाज कैसी आई? मधु घबराकर बक्सा छोड़ देती है और भाग जाती है। अगली सुबह काकी लोगों को बताती है कि रात में कोई चोरी करने आया था। सब इकट्ठा हो जाते हैं। यह काम और कोई नहीं कर सकता, जरूर सुधा ही होगी। पहले भी गहनों की चोरी हुई थी। यह बात सुन सुजाता स्तब्ध रह जाती है। वह घर आकर सुधा से रात की चोरी के बारे में पूछती है। सुधा बोली, नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो रात भर पढ़ रही थी। मधु भी पास खड़ी थी। मधु चालाकी से बोली, अरे सबको शक तो मुझ पर भी हो सकता था, लेकिन लोग इसी पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? कुछ समझ आ रहा है माँ? मधु की बात सुन सुजाता सुधा की तरफ गुस्से से देखने लगती है, पर कुछ नहीं कहती। उसी दिन दोपहर को मास्टर जी गांव की चौपाल पर बात कर रहे थे। गांव के और युवक वहां मौजूद थे। मास्टर जी बोले, सुनो, मैंने जो एक हफ्ते पहले गांव के सभी लड़कों व लड़कियों का टेस्ट लिया था, उसमें सबसे ज़्यादा अंक सुधा के आए हैं। यह सुन सभी हैरान थे कि सुधा जैसी लड़की इतने अंक कैसे ला सकती है। तभी गांव की एक बूढ़ी सुधा से कहती है, वाह सुधा,
पूरे गांव के बच्चों के परीक्षा में सबसे अच्छे अंक तेरे आए हैं। यह तेरी मेहनत का फल है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे, यह तो सच में पढ़ाई में तेज है। शायद इस पर इल्जाम लगाना सही नहीं था। सुधा की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। रात को सुजाता एक तरफ बैठी थी और गहरी सोच में थी। सुधा किताब पढ़ रही थी। एक तरफ इल्जाम, दूसरी तरफ सुधा की लगन। सच क्या है? अब मुझे ध्यान से देखना होगा। अगली सुबह गांव का चौराहा पर मधु कुछ लड़कियों के साथ खड़ी है। वह चालाकी से भोले भाले लोगों से बातें करती है। अरे काका, अगर आप मुझे पैसे उधार दे दो तो मैं एक बड़े धंधे में लगाऊंगी, 2 गुना करके लौटा दूंगी। काका ने कहा, बेटा तो सच कह रही है ना? मधु बोली, अरे मैं कब झूठ बोलती हूँ। वह घर जाकर पैसे ले लेती है और मन ही मन सोचती है, कितने मूर्ख लोग हैं, इन्हें ठगना सबसे आसान है। जब तक इन्हें कुछ पता चलेगा मैं नए ठिकाने पर निकल जाऊंगी। उधर शाम को सुधा काम के बाद दीपक जलाकर पढ़ाई में जुटी थी। सुजाता सुधा के पास आई और बोली, बेटी तो दिन भर काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी, थक नहीं जाती? सुधा बोली, थकान तो होती है माँ, पर सपने पूरे करने का हौसला उससे बड़ा है। यह सुन सुजाता की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। उधर गांव के चबूतरे पर मधु कुछ लड़कों के साथ बैठी थी। उनके हाथ में शराब की बोतलें और पत्ते खेलने की गड्डी थी। मधु सबसे बोलती है, अरे जिंदगी मजे करने के लिए है, या पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? पैसों से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगली सुबह को मास्टर जी सुजाता के घर आते हैं और सुजाता से कहते हैं, सुजाता बहन सुनो, सुधा ने मेहनत और लगन से सबका नाम रोशन किया है। शहर में एक बड़ी कोचिंग संस्था ने उसे छात्रवृत्ति दी है। अब वह सिविल सर्विस की तैयारी शहर जाकर करेगी। यह सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है। यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन शहर का माहौल, वहाँ मेरी बेटी कैसे रहेगी? वहाँ लोग वैसे नहीं होते जैसे गांव में। वहाँ बुरे लोग भी बहुत होते हैं। मास्टर जी बोले, मैं जानता हूँ कि सुजाता बहन तुम्हारी चिंता जायज़ है, लेकिन घबराओ मत। संस्था ने उसके लिए छात्रावास की व्यवस्था की है। वहाँ पढ़ाई का अच्छा वातावरण है और सुरक्षा भी है। हमें सुधा पर भरोसा करना होगा। सुजाता बोली, हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं मास्टर जी। मेरी सुधा अब बड़ी हो गई है, उसे आगे बढ़ना ही होगा। उधर गांव में मधु के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। मेरे पैसे तो अभी तक लौटाए ही नहीं, कहती थी 2 गुना कर दूंगी। अरे वो तो मुझसे भी पैसे ले गई थी। लगता है सबको मूर्ख बनाया है। अब यह औरतों को गहनों के नाम पर भी फुसलाने लगी है। चोरी का शक पहले सुधा पर किया, असल में यह सब मधु का काम है। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। शाम को सुजाता बैठी हुई थी। सामने दोनों बेटियां थीं। सुजाता उनसे बोली, सुधा, तू शहर जाकर पढ़ाई कर, वही तेरा रास्ता है। और मधु, तेरे बारे में गांव में बहुत बातें सुनने को मिल रही है, क्या सच है? मधु बोली, सब झूठ बोलते हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह सुधा एक छोटा सा बैग बाहर लेकर खड़ी थी। सुजाता उसे आशीर्वाद देती है, बेटी जा, खूब मेहनत करना, तू सफल होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सुधा बैग लेकर चल देती है। मधु दूर खड़ी यह सब देख रही थी और खुद से कहने लगती है, सब इसे ही सराहते हैं। एक दिन मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मधु किसी से कम नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। शहर की कोचिंग संस्थान। सुधा पहली बार बड़े शहर की क्लास में बैठी थी। चारों ओर अंग्रेजी बोलने वाले महंगे कपड़े वाले पहने छात्र थे। सुधा थोड़ी घबराई हुई थी। पीछे बैठे कुछ लड़कियां सुधा को देखकर हंसकर फुसफुसाती हैं। गांव से आई है, शायद अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं समझ पा रही, लेकिन सुधा अपने आप से कहती है, अगर अफसर बनना है तो इन चुनौतियों से डरना नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगी।
वह गहरी सांस लेकर ध्यान से नोट्स लिखना शुरू करती है। उधर गांव में अचानक हंगामा मचता है। मधु ने हमसे कहा था पैसे लगवाओ, 2 गुना लौटाऊंगी, लेकिन अब सब गायब है। हाँ, मेरी जमीन गिरवी रखवाई और पैसा लेकर भागना चाह रही थी। वे सभी लोग मधु के घर के बाहर आकर खड़े हुए और जोर से आवाज लगाने लगे, अरे ओ मधु, बाहर आ। मधु डरते डरते बाहर निकलती है, लेकिन चेहरे पर नकली मुस्कान रखती है और सबसे बोलती है, अरे बस थोड़ी देर और दो, मैं सब लौटा दूंगी। वे सभी बोले, बस बहुत हुआ, अब तू हमें और बेवकूफ़ नहीं बना सकती। भीड़ में गुस्से की आग भड़क उठती है और मधु को लेकर गांव के चौपाल पर ले जाती है। गांव के प्रधान और कुछ बुजुर्ग मिलकर फैसला सुनाते हैं, मधु, तूने पूरे गांव का भरोसा तोड़ा है। अब ना तो कोई तुझे उधार देगा, ना तेरे झूठ पर विश्वास करेगा। तेरे पास 1 महीने का समय है। अगर तब तक तूने गांव वालों के पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मधु का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है और अपने मन में कहती है, यह गांव वाले सोचते हैं उन्होंने मुझे हरा दिया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। उधर सुधा एक छोटे से कमरे में बैठी पढ़ रही थी। इतना कठिन है, क्या मैं सच में अफसर बन पाऊंगी? उसी वक्त एक लड़का पास आता है, साफ सुथरा सादा कपड़े पहने, आत्मविश्वासी चेहरा। वो सुधा से बोला, क्या मदद चाहिए? मैं देख रहा था तुम काफी देर से यही सवाल में अटकी हो। सुधा बोली, हाँ, यह समझ नहीं आ रहा। गांव से आई हूँ, इसलिए पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी छोटे कस्बे से आया हूँ, साथ मिलकर पढ़ेंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी। सुधा पहली बार शहर में सच्ची दोस्ती का सुकून महसूस करती है। गांव में मधु अपने कमरे में अंधेरे में अकेली बैठी थी। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। गांव वालों ने मुझे अपमानित किया। सुधा को सब पूछते हैं। अब मैं ऐसे कदम उठाऊंगी कि सबको मेरे नाम से डर लगे। गांव का सुनसान इलाके पर मधु एक कुछ बदमाश लड़कों से मिलती है। लड़का उसे बोला, तो तू चाहती है हम तेरी मदद करें? सुन, चोरी ठगी सब आसान नहीं, पकड़ी गई तो जान से जाएगी। मधु बोली, मुझे अब डर नहीं लगता, मैं बस इतना चाहती हूँ कि पैसा और ताकत मेरे पास हो, बाकी सब मैं देख लूँगी। वो लड़का उसकी आंखों में लालच और जिद देखकर मुस्कुराता है। ठीक है, अब तू हमारी टीम का हिस्सा है। मधु के चेहरे पर एक खतरनाक चमक उभरती है। उधर सुधा बिना रुके दिन रात पढ़ाई कर रही थी। वो खुद का हौसला बढ़ाती है। गांव से आई हूँ तो क्या, सपने बड़े रखने का हक मुझे भी है। वह जागती रहती है और पढ़ाई करती है। उसकी आंखों में संघर्ष और दृढ़ता की लौ चमक रही थी। उधर गांव सुनसान खेतों का रास्ते में मधु अब चोरों के गिरोह के साथ थी। आज की चोरी बड़ी है। पास के अमीर जमींदार के घर में बहुत सोना और नकदी है। मधु के दिल में डर भी था और लालच भी। वो अपने आप से बोली, अब पीछे हटना नहीं, अब तो बड़ा खेल खेलना है। गिरोह रात के अंधेरे में जमींदार के घर घुसता है। दरवाजों के ताले तोड़े जाते हैं और सारी अलमारियां लूट ली जाती है। गांव का चौपाल अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा होते हैं। सबके चेहरे पर दहशत। जमींदार का घर लूट लिया गया, लाखों का सामान गया। इतनी बड़ी चोरी गांव में पहले कभी नहीं हुई। जिसने भी किया है अब बच नहीं सकता। उधर सुधा और उसका दोस्त सतीश साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। सतीश ने कहा, देखो सुधा, अब तुम्हारा नाम पूरे बैच में ऊपर आ रहा है, बस यूं ही मेहनत करती रहो। सुधा बोली, हाँ, अब मुझे अपनी मंजिल और साफ दिखने लगी है। अब उसकी आंखों में चमक थी। परीक्षा का दिन था। सुधा परीक्षा देने बैठी और खुद से कहने लगी, यही वही मौका है जिस पर मेरा भविष्य टिका है। अब जो भी मैंने पढ़ा है वह सब ध्यान से लिखना है। उधर गांव के लोग इकट्ठा थे। तभी पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। सब सन्न रह जाते हैं। पिछली रात की चोरी की जांच हम कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि गांव में ही कुछ लोग शामिल थे। गांव वाले बोले, हाँ साहब,
हमें भी हमारे गांव की मधु पर शक है। हाँ, उसकी हरकतें ही ऐसी है। पुलिस की नज़र मधु के घर की तरफ जाती है। मधु अंदर खिड़की से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। अगर पुलिस ने मुझ पर उंगली उठा दी तो सब खत्म। मुझे कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम घोषित होता है। बोर्ड की सूची में सैकड़ों नामों से सबसे ऊपर सुधा का नाम चमक रहा था। सुधा खुश हो जाती है। मैं पास हो गई। यह तो मेरे लिए सपने जैसा है। सालों की मेहनत, माँ की दुआएं आज रंग लाई है। सतीश भी खुश होते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यह तो बस शुरुआत है। सुधा की आंखों में भविष्य का उजाला चमकता है और आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। कुछ दिन बाद गांव में पुलिस की गाड़ी रुकती है। भीड़ जमा हो जाती है। दरोगा उतरता है। मधु, तुम्हें जमींदार के घर हुई बड़ी चोरी और गिरोह में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गांव वाले सब कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था मधु सही रास्ते पर नहीं है। देखो, एक ही माँ की बेटियां, एक आज अफसर बनी, दूसरी जेल जा रही है। पुलिस मधु को लेकर चली गई। फिर सुधा अपने गांव आ रही थी। गांव वाले फूल मालाओं के साथ इंतजार कर रही थी। तभी सुधा पुलिस की वर्दी में गाड़ी से उतरती है। सुजाता दौड़कर उसे गले लगा लेती है। मेरी बेटी, तूने मेरे सपनों को सच कर दिया। सुधा बोली, माँ, ये सब आपकी दुआओं का फल है। गांव वाले खुशी से सुधा के नाम का नारे लगाते हैं। उधर जेल की कोठरी में मधु अंधेरे कोठरी में अकेली बैठी थी। उसके मन में अब पछतावा था। वो रोती है और सोचती है, काश मैं भी सुधा की तरह मेहनत चुनी होती तो मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बन जाती। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।